नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। असम ट्रिब्यून के न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन ऑफ 16 जुलाई 2024 में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का असम ट्रिब्यून का सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे बात की जा रही है प्रोग्रेस इन अचीविंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नाउ तारीफ की जा रही है आसाम की। बोला जा रहा है आसाम का जो अप्रोच है ना टुवर्ड्स एड्रेसिंग दीज इश्यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ये काफ़ी ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है और इसके कारण आसाम की जो जर्नी है उसको भी यहाँ पे समराइज़ किया गया है। दैट 2020 में आसाम का रैंक था 26, जिसमें आसाम का स्कोर जो था एसडीजी इंडेक्स में वो था 57। बट करंट अगर स्टेटस देख लीजिएगा तो आसाम का रैंक इम्प्रूव होके हुआ है 23, जिसमें जो स्कोर है वो है 65। और ये क्यों हुआ है? ड्यू टू द वेरियस करेक्टिव मेजर्स और फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस अप्रोचेस, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स लिए जा रहे हैं जिससे क्या गवर्नमेंट ऑफ आसाम मेक श्योर कर रही है दैट आसाम में जितने भी सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जो क्या आसाम को पीछे खींच रही थी इन सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक पैरामीटर्स, उसमें आसाम आगे बढ़ सके और कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स आसाम फ्रंट रनर रहे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए पहले हमारा जो इनिशियल फेज था ना, जब ये एसडीजी इंडेक्स निकाला जाता था तब तो हम एस्पिरेंट कैटेगरी में थे, बट बाद में हमारी कैटेगरी को इम्प्रूव करके परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया और अभी एक नया कैटेगरी इंक्लूड किया गया है, फ्रंट रनर कैटेगरी। इसमें आसाम के साथ अराउंड 10 स्टेट्स है जिसको इंक्लूड किया गया है, जो क्या क्लियरली दिखला रहा है दैट ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो क्या एसडीजी इंडेक्स को अचीव करने के लिए बहुत ही फास्ट अपने पैरामीटर्स में चेंजेस ले आ रहे हैं। राइट, तो देखो जैसे कि अब देख लोगे आसाम भी एस्पिरेंट कैटेगरी, कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जिसमें अभी भी हम लोग एस्पिरेंट कैटेगरी में, कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट है अभी भी हम लोग परफॉर्मर कैटेगरी में, बट ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसमें हम लोग फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गए। फ्रंट रनर कैटेगरी में कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है? जी हाँ, नो पॉवर्टी, माने पॉवर्टी को दूर करना, क्लीन वाटर सैनिटेशन में आसाम गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में भी अच्छा काम कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में भी हम लोग ऑफ कोर्स आर इन फ्रंट रनर कैटेगरी। सिमिलरली इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए ले लो या फिर लाइफ ऑन लैंड, इन सारे कैटेगरीज में हम लोग फ्रंट रनर कैटेगरी में हैं। वहीं पर परफॉर्मर में भी हम लोग कुछ कैटेगरी में हैं, जैसे पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, climate action, good health and well-being, sustainable cities and communities, साथ ही साथ decent work and economic growth. Similarly, quality education, zero hunger, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जिसमें अभी भी हम लोग एस्पिरेंट कैटेगरीज में हैं। राइट, सो अक्रॉस इंडिया अगर देख लीजिएगा टॉप गेनर्स बिटवीन 2018 और 2023-2024 कौन कौन है, उसमें लीड कर रहा है उत्तर प्रदेश, जिसमें इंक्रीज हुआ है बाई 25 पॉइंट्स। बट उसके बाद कौन है? जम्मू कश्मीर 21 पॉइंट्स है, उसके बाद उत्तराखंड 19 पॉइंट्स, सिक्किम 18। मतलब अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा गेन जो है ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से सिक्किम ने किया हुआ है। उसके बाद हरियाणा, आसाम, पंजाब, त्रिपुरा, इन लोगों को तो 16 पॉइंट्स का बढ़ोतरी हुआ है। बट वहीं पर मध्य प्रदेश, उड़ीसा जो है ये लोग 15 पॉइंट्स उछाल हुआ है। तो दीज आर द इंडिकेटर्स, है ना। और जैसे कि बोला गया फ्रंट रनर कैटेगरी में अनडाउटेडली नए 10 न्यू स्टेट्स ने ज्वाइन किया फ्रंट रनर कैटेगरीज में, जिसमें आसाम भी इंक्लूडेड है। तो सवाल होता है सब चीज़ में हम लोग आगे में क्यों नहीं है? राइट, क्या क्या चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि आसाम के द्वारा अभी भी फेस किए जा रहे हैं, जो क्या एसडीजी के गोल्स को अचीव करने से थोड़ा हम लोग को दूर खींच रहा है? वो है ज़ीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर इनइक्वालिटीज़। इन सब में अगर हमारे पॉइंट वाइज अगर रैंकिंग देख लीजिएगा, ये रिस्पेक्टिवली हम लोग पीछे हैं। गवर्नमेंट एंड इनिशिएटिव्स एंड रिस्पॉन्सेज की बात अगर करें, यस ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे अरुणोदय स्कीम। राइट, जिससे क्या हो रहा है अनडाउटेडली चीज़ों को ऑफ कोर्स मटेरियलाइज किया जा रहा है और हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं दैट एसडीजी गोल्स को हम लोग अचीव कर सके। साथ ही साथ
ऐसे बहुत सारे जो भी क्रिटिसिज्म आता है उन लोगों को भी गवर्नमेंट मेक श्योर करती है तो उसको एम्फसाइज किया जा सके, है ना, और ऐसे इनिशिएटिव्स को लिया जा सके जिससे जैसे वेरियस क्रिटिसिज्म हम लोग गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती है, जैसे पॉवर्टी क्या कर रही है तो ऑफकोर्स पॉवर्टी को घटाने के लिए काम किया जाएगा, राइट। वैसे ही क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने पड़ेगा, राइट। तो ओवरऑल फ्यूचर गोल्स एंड प्रोजेक्शंस की अगर बात करें तो क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है एक कमिटमेंट है जिससे इम्प्रूव करना है हम लोग को हायर एजुकेशन सेक्टर में, राइट। हायर एजुकेशन सेक्टर में अनडाउटेडली कमिटमेंट को हमको इंश्योर करना पड़ेगा और नेशनल एवरेज जो है ना वेरियस की एसडीजी इंडिकेटर्स में उसमें भी हम लोग को आने वाले सालों में आगे में बढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट हम लोग एसडीजी इंडेक्सेस में और भी हमारी रैंकिंग बेटर एंड बेटर होगी। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल अगेन है जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न विजन फॉर 2027 के लेकर बात की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ना NEDFI दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंटल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को ये जिम्मेवारी सौंपा है दैट इनका जिम्मेवारी है दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन ऑफ 2027 को अचीव करना। ना सबसे पहले तो ठीक है आपने नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंटल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड को तो ये काम सौंप दिया है, बट ये है क्या भाई नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन? देखो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इसको लॉन्च किया गया और इसका नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसका मेन पर्पस है दैट कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके वेरियस एंटरप्राइजेस को, जैसे ले लो आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज एंटरप्राइजेस, है ना, जिससे क्या वो लोग सेटअप कर सके कोई इंडस्ट्रियल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एग्रीकल्चर का अलाइड प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, है ना। कैसे? थ्रू माइक्रो, और इसको कैसे ऑफ कोर्स माइक्रो फाइनेंस प्रोड्यूस करेगा, राइट, थ्रू एनजीओज एंड ऑल, राइट। सो एनीवेज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्वॉल्व कर रही है एक्सपर्टाइज फ्रॉम डाइवर्स फील्ड, है ना, और एक्सपर्टाइज को अगर डाइवर्स फील्ड से लिया जाए तो अनडाउटेडली इसको अचीव करना इजी हो जाएगा। इम्फेसाइज है ऑन कनेक्टिविटी, राइट, और कनेक्टिविटी भी क्या, ऐसा कनेक्टिविटी जिससे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो सके पूरे रीजन का, राइट। डिपेंडेंसी जो है ऑन द नैरो कॉरिडोर्स फ्रॉम नॉर्थ बंगाल एंड वल्नरेबिलिटी टू डिस्ट्रप्शन। देखो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, देखो अभी क्या है ना, जैसे अगर हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इंडिया, राइट, है ना। अब ये चिकन स्नेक कॉरिडोर है, यहाँ से अगर आप कोई भी कलकत्ता से सामान से फॉर एग्जांपल यहाँ से ले आ रहे हो तो ऐसे घूम घूम कर उसके बाद मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा में जाना है। बट अगर आप इस कनेक्टिविटी को अगर इन्हांस करोगे ना तो अनडाउटेडली ये बेटर रहेगा, राइट। देयर इज नीड फॉर ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी एज वेल। देखिए करंट इनिशिएटिव्स क्या है, करंट इनिशिएटिव्स जैसे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे कनेक्टिविटी को और भी डाइवर्सिफाई किया जा सके, जैसे बांग्लादेश के थ्रू वाटरवेज उससे भी कनेक्ट करना है, राइट। वैसे ही फ्यूचर में ऐसा सोचा जा रहा है दैट क्यों ना ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव और भी रूट्स बनाया जाए जिससे नॉर्थ ईस्ट को लिंक किया जा सके, राइट। तो इन चीज़ों को अगर फोकस देखोगे तो अनडाउटेडली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कनेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मेन रीजन। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है दैट नितिन गडकरी ने भी एक चीज़ बोला था दैट हम लोग जो है कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूएसए देख लीजिएगा वहाँ पर कनेक्टिविटी के कारण ही बहुत ज़्यादा बिजनेस चलता है, बट हमारे यहाँ कनेक्टिविटी जो है एक ऐसा इशू है जिसके कारण बिजनेसेस का भी जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। तो इसीलिए यहाँ पे कनेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मेजर फोकस। कुछ चैलेंजेस बोला गया इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में लेकर, जैसे बोला गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल है, इसका जो एप्लीकेशन अगर आप देख लो कि ग्राउंड लेवल में इसको मटेरियलाइज करना इज अ बिट टफर, राइट। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस की अगर बात करें तो क्लियरली बोला गया है इंडिया थाईलैंड हाईवे जो है वो म्यांमार से जाने वाला था ना, बट अभी म्यांमार में इंटरनल सिचुएशंस आर नॉट बेटर, राइट। सो दैट इज वाई यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है विच नीड्स टू बी कंसर्न। यही नहीं, नेचुरल डिजास्टर, अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन देख लीजिएगा एंड आजू बाजू वाले रीजन्स, वहाँ पे बहुत सारे हम लोग को डिजास्टर प्रोन एरिया, जैसे अर्थक्वेक यहाँ पे आती है, लैंडस्लाइड्स यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ दिस फेसेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट, दिस फेसेस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स, राइट, फ्लड्स तो है ही, राइट। तो देखो इसमें आसाम में एक बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि
आसाम में जो फ्लड और इरोजन वाले इश्यूज हैं, इसमें बोला जा रहा है क्यों ना एक परमानेंट सोल्यूशन लाया जा सके, राइट। और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, दैट इज बोला जा रहा है ब्रह्मपुत्र का इम्पैक्ट अक्रॉस द स्टेट नेसेसिटेट्स कोलाबोरेटिव एफर्ट्स, राइट। मतलब इसका जो इम्पैक्ट है या तो ये सिर्फ एक रीजन में तो नहीं कर रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश को भी इम्पैक्ट कर रहा है और ये डिफरेंट अदर रीजन्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। जैसे अब देख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में क्या इशू है, इसके रिलेटेड डेब्री इशू, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सेडिमेंट्स लिया जाता है ना, राइट। और वही बोला जा रहा है दैट इतने सारे सेडिमेंट्स जो है वो फर्दर डाउन स्ट्रीम्स में जैसे जाते हैं, जैसे आसाम में अगर घुसते हैं तो ऑफकोर्स आसाम के रिवर बेड्स को ये फिलअप कर देते हैं। और आसाम के रिवर बेड्स अगर फिलअप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आसाम में फ्लड के कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी ना। इसीलिए बोला जा रहा है दैट इन नेचुरल डिजास्टर्स को हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का एक तीसरा वाला जो आर्टिकल है ये एडिटोरियल पेज से लिया गया, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया प्रोडक्टिव मैकेनिज्म फॉर चिल्ड्रन, राइट। देखो क्योंकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था चिल्ड्रन के खिलाफ जो बेसिकली क्राइम्स है उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ है। पहले तो यहाँ पे डिफाइन किया गया इस आर्टिकल में दैट वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसको डिफिनेशन अगर करोगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट, देखो इसको डिफाइन करें तो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन मतलब क्या, फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, मारना, मेंटल वायलेंस भी हो सकता है, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज या फिर नेग्लेक्ट या फिर एक्सप्लॉयटेशन, ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। और इसका अगर इम्पैक्ट देख लीजिएगा ना, ये डायरेक्टली बच्चों के डिग्निटी को इम्पैक्ट करता है, ट्रस्ट और ओवरऑल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। अगर इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव देख लीजिएगा ऑन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो क्या है, देखो सबसे पहला है वल्नरेबिलिटी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। वल्नरेबिलिटी बोले तो चिल्ड्रंस आर एक्सपोज्ड ड्यू टू वॉर, पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। वॉर, पॉलिटिकल अनरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड के लिए जो है बच्चे जो है ना दे आर मच मोर एक्सपोज। यही नहीं, इसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिएगा बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हमको देखने को मिलता है, ना ही सिर्फ हेल्थ बल्कि सर्वाइवल एज वेल एज डेवलपमेंट के ऊपर भी, बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर भी, राइट। सो नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स इन इंडिया की अगर बात करें, देखो इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स अगर देख लीजिएगा, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा, अराउंड 18 से जो कम ईयर के बच्चे ना 472 मिलियन है, विच अकाउंट्स फॉर 39% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और वहीं पर रूरल अगर देख लीजिएगा रीजन में 73% चिल्ड्रन जो है वो रूरल एरियाज़ में है, उनको तो बेसिक नीड्स ही नहीं मिलता, चलो अर्बन एरियाज़ में तो मिलता भी है। तो देख रहे हो अभी हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के रिलेटेड, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स अगर देख लीजिएगा 39% टोटल पॉपुलेशन जो है वो बच्चों का है, राइट। और रूरल रीजन में इट इज़ मैक्सिमम। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए जा रहे हैं जिससे क्या इसको कंसर्न किया जा सके, तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी है लिया जा रहा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लीगल प्रोटेक्शन है चाइल्ड राइट्स के लिए। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं जो विच यू विल कम अक्रॉस व्हेनेवर यू गो थ्रू पॉलिटी या फिर करंट अफेयर्स, राइट। सिमिलरली इंडिया ने रेटिफाई भी किया है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्स को 1992 में, जो क्या कमिट करती है दैट हाँ हम लोग चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब ये सब इनिशिएटिव्स जब गवर्नमेंट ने लिया हुआ है तो फाइनली कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव मेजर्स भी हैं जो कि हमारे देश में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1960 से ही ये इवॉल्व कर रहा है। और अभी जो प्रेजेंटली एक अमेंडमेंट लाया गया था जहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट भी किए गए थे जो क्या अनडाउटेडली बच्चों के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता हुआ हमको दिख रहा है। वैसे ही चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जिसका एम क्या है, चाइल्ड लेबर को 100% एराडिकेट करना। वैसे ही डिफरेंट अदर प्रोटेक्टिव एक्ट्स भी है जैसे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 2006, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ऑफ 2012, राइट। ये सब ऐसे एक्ट्स हैं जो क्या अनडाउटेडली इस रीजन में मेक श्योर करते हैं दैट यू नो कैसे जो चिल्ड्रंस है इनके राइट्स प्रोटेक्ट रहे, राइट। करंट चैलेंजेस और स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें, अभी के प्रेजेंटली अगर क्राइम स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा तो इन 2021 इंडिया ने रिपोर्ट किया था रफली अराउंड इतना 1,50,000 के आसपास क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन थे। और रीजनल डेटा अगर देख लीजिएगा तो आसाम अलोन, आसाम में ही
5,000 से भी ज़्यादा केसेस थे, और ये तो वो रिपोर्टेड केसेस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि रिपोर्टेड ही नहीं होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ है। तो व्हाट आर द रोल ऑफ वेरियस कमीशंस एंड इन्फोर्समेंट? देखो, जैसे कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005, ये क्या करती है? ये कमीशन मॉनिटर करती है चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल्स में, और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट चैलेंजेस भी हम लोग को कुछ कुछ फेस किया जाना पड़ता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए, बट डिस्पाइट दोज लॉज इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रंस जो है अभी भी तो परसिस्ट कर रहा है ना, राइट। सो कॉल टू एक्शन, ये क्या बोला गया? बोला गया हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही सिर्फ गवर्नमेंट का बल्कि पेरेंट्स का भी। पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा अपने बच्चे को अच्छे से रखे वो लोग, है ना, अच्छी तालीम दे, राइट, कभी ज़्यादा कुछ मेंटल टॉर्चर ना करने दे, कभी कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो क्या जिसको आपको पता नहीं है उसके सामने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए हम लोग को, राइट। और साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सोचना पड़ेगा दैट चाइल्ड इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशूज़, राइट। कभी भी अगर कहीं पर भी इस टाइप के कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं विच इज़ डेरोगेटरी टू द इमेजेस ऑफ द चाइल्ड, दैट शुड बी स्टॉप। जैसे आपने सुना होगा दैट जो ये वेबसाइट्स होती है, जैसे बहुत सारे पॉर्न वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल बीच में एक डायरेक्टिव आया था जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था दैट दोज थिंग्स शुड बी बैंड, और ये दुनिया मान रही है, राइट। सो वैसे ही अवेयरनेस हमको क्रिएट करना पड़ेगा और प्रिवेंशन को इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से रूट कॉज है जो क्या चिल्ड्रन के वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन को प्रमोट करते हैं। उन रूट कॉज को ही हम लोग को यहाँ पे हिट करना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा दैट बच्चों के खिलाफ जो वायलेंस हो रही है ये घट सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।